हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आपका स्वागत है ज्ञान शिक्षा के एक नए वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे वाइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं। ओके, वाइड एग्रीमेंट जो कि डिफ़ाइन है सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आते हैं। आज हम जानेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कि वाइड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं और कौन कौन से वाइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। सो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सो गाइस, जो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं, वाइड एग्रीमेंट्स की मैंने जो पहली वीडियोस बनाई हुई है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स पे, आप उसको जाकर देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे पहले वो वीडियोस देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए। वाइड एग्रीमेंट का मतलब आपको समझ लग जाएगा होता क्या है और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वो वाइड माने जाते हैं। हम आज से हम स्टार्ट करेंगे कौन कौन से वाइड माने जाते हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन 24 से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे ओनली सेक्शन 24 की। ओके, सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कहता है कि वाइड एग्रीमेंट कौन से होंगे। ये भी एक तरह के वाइड एग्रीमेंट्स का टाइप है, वाइड एग्रीमेंट्स की टाइप है। सेक्शन 24 में बताया गया है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट तब वाइड माना जाता है जब उसकी जो कंसीडरेशन है, ओके, जब उसकी कंसीडरेशन है, जब ऑब्जेक्ट की कंसीडरेशन है वो अनलॉफुल पाई जाए। ओके, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कोई भी एग्रीमेंट विदाउट द कंसीडरेशन जो होता है वो वाइड होता है। ओके, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कोई भी कंसीडरेशन नहीं है तो वाइड ही माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। सेम एज इट इज़ जो सेक्शन 24 है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो भी यही कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कोई कंसीडरेशन जो होगी वो लॉफुल नहीं होगी, तब ये एग्रीमेंट जो है वो वाइड माना जाएगा। हम बात करते हैं लाइन टू लाइन बेयर एक्ट की लैंग्वेज की। एग्रीमेंट वॉइड, इसमें लिखा है कौन सा एग्रीमेंट वॉइड होगा। इफ़ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कंसीडरेशन है या फिर उसका ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन दोनों मिलकर जो है वो अनलॉफुल हो, वो गैर कानूनी हो, या उसका कुछ पार्ट गैर कानूनी हो, चाहे वो पूरा का पूरा गैर कानूनी हो, चाहे उसका कुछ पार्ट जो है वो गैर कानूनी हो, तब भी जो एग्रीमेंट है वो वाइड माना जाएगा। अब बात आती है कंसीडरेशन क्या होती है। कंसीडरेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कुछ हासिल करने की, कुछ देने की या हासिल करने की इच्छा। ओके, उसको हम कहेंगे कंसीडरेशन। अगर आपको कंसीडरेशन डीपली जाना है तो मैंने इसमें भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में। अब आगे बात करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसीडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्ट कंसीडरेशन का, चाहे कंसीडरेशन का कोई भी पार्ट या ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्ट ऑब्जेक्ट का, ओके, और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसीडरेशन फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, चाहे वो कंसीडरेशन अनलॉफुल हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, तो उसको एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड ही माना जाएगा। अनलॉफुल क्या होता है? अनलॉफुल वो होता है जो कि सरकार इजाज़त नहीं देती करने के लिए। अनलॉफुल हम इलीगल कह सकते हैं, जो कि सरकार मना करती है करने को, जिसके ऊपर सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, वो होता है अनलॉफुल। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स जो है हमारे इंडिया में क्या है? बैन है, वो अनलॉफुल है। ओके, अगर कोई ड्रग्स का सेल परचेज़ करता है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या तब जो होगा वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो लॉफुल होगा? नहीं, वो लॉफुल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने ड्रग्स को अनलॉफुल बताया गया है, सेल परचेज ऑफ ड्रग्स को अनलॉफुल बताया गया है, उसकी सज़ा भी है। ओके, नारकोटिक ड्रग्स जो एक्ट बना हुआ है उसमें उसकी सज़ा भी है। ओके गाइस, सो जो ड्रग्स का सेल परचेस होता है
ये सारा अनलॉफुल है, सरकार ने इसको मना किया गया है। अगर कोई पर्सन जो है ड्रग्स की लेन देन करता है, ड्रग्स ले लेता है, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए और बी में ड्रग की सेल परचेज़ के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ कि मैं तुझे इतना ड्रग्स दूंगा, तू मुझे इतने पैसे देना, ओके। जो पर्सन है वो ड्रग्स जो है सप्लाई कर देता है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो पैसे नहीं देता। तो क्या जिस पर्सन ने ड्रग्स सप्लाई किए हैं वो अपने पैसे लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? नहीं, वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। पहले तो बात ये आती है कि वो अनलॉफुल है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस केस को, अब इसके बावजूद उसको सज़ा हो जाएगी। अगर वो कोर्ट जाता है, ओके, कि मेरे पैसे उसने नहीं दिए, मैंने उसको चीज़ डिलीवर कर दी, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, ओके, कोर्ट उसको साफ साफ मना कर देगा कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो वाइड है, ओके, उसकी कोई भी मान्यता नहीं है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है या उसकी कंसीडरेशन है वो अनलॉफुल है, ओके, वो अनलॉफुल है। सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती, ड्रग की सेल परचेज़ की इजाज़त नहीं देती। और इसमें अनलॉफुल इन पार्ट का मीनिंग क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलस्ट्रेशन में बताया गया है, निचली इलस्ट्रेशन में, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, इसी इलस्ट्रेशन को सेम एज इट इज़ वही होगी। जैसे कि ए बी ने ए को अपना कुछ काम करने के लिए रखा, ओके, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए रखा, उसने बी ने ए को अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए रखा, और बी ने ए को क्या कहा, जो भी तू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तूने उसका हिसाब लगाना है, और जो इलीगल प्रोडक्ट्स हमारी फैक्ट्री में आ रहे हैं उसका भी तुमने हिसाब लगाना है। इसमें क्या हो गया, एक तो जो है लीगल मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब लगाने को कहा उसको, ये हो गया लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि हाँ जो लीगल है उसकी ऑब्जेक्ट है उसका हिसाब लगाने को कहा, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया या कंसिडरेशन होगी। और दूसरी तरफ उसने इलीगल प्रोडक्ट्स का हिसाब लगाने को कहा, ये उसकी हो गई इलीगल, ये उसकी अनलॉफुल हो गया ऑब्जेक्ट। एक तरफ उसने मेरी बात उसने जो है एक ही पर्सन को रखा हुआ है सैलरी पे, फॉर एग्ज़ाम्पल बी ने ए को रखा है 10,000 रुपये सैलरी में, ओके, 10,000 रुपये सैलरी में रखा है। उसने क्या कहा ए को कि मैं तुझे 10,000 रुपीज़ दूँगा, इसमें तुमने क्या क्या करना है, एक तो जो है फैक्ट्री का ध्यान रखना है, सारे सब गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं उसका हिसाब रखना है, कहाँ से आ रहे हैं उसका हिसाब रखना है, और मेरा जो है इलीगल ट्रैफिक या इलीगल गन्स का कोई बिज़नेस है उसका भी तुमने हिसाब रखना है, गन्स कितनी आ रही हैं कितनी जा रही हैं। बी ने ए को हायर किया फॉर द दोनों पर्पस के लिए उसको हायर कर दिया, ओके। सो इसमें क्या होगा, इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि उसमें एक जो अनलॉफुल पार्ट बन गया है, एक गैर कानूनी है, ओके, एक गैर कानूनी काम के लिए उसको रखा है, इसलिए जो पूरा एग्रीमेंट होगा वो वाइड बन जाएगा, ओके। सो इसमें बस यही है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी के बीच में, अगर उसको कानून हमारा जो इंडियन का कानून है वो मान्यता नहीं देता, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड होगा, जिसके ऊपर कानूनी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो वाइड होगा। बस हमारे सेक्शन 24 में बस इतना ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के, कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है वो सरकार द्वारा मना किया गया है कि आप ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।